ये सैनिक परिवार के सदस्य और इनके बाद मैं नाम लूंगी बड़े अफसरान का, मंच पर बैठे हुए सभी बड़े अफसर, ये हैं तो आप हैं, वो नहीं तो आप लोग भी नहीं। तो मेरे लिए सबसे पहले आदर के योग्य आप हैं। इतने सालों तक आपने देश के लिए अपनी सेवा की और आज भी आप यहाँ तपती दोपहरी में आए हैं, दीपेंद्र के लिए आए हैं। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतना लंबा सफर तय करके आए हैं और अभी वो कह रहे थे हाँ गर्मी बढ़ गई। ये तो वो फौज है जो गर्मी हो, बर्फ हो, माइनस टेम्परेचर हो और चाहे रेगिस्तान का बॉर्डर हो, ये कभी हार मानने वाली नहीं है। इतनी सी धूप और गर्मी से ये डरने वाले नहीं हैं। बहुत सी राजनीतिक बातें यहाँ कह दी गई हैं, मैं बहुत अधिक समय आपका नहीं लूंगी, लेकिन ये मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ और बड़े जोर के साथ कहना चाहती हूँ, ये इलेक्शन किसी एक व्यक्ति का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन हार और जीत का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य का इलेक्शन है। हम लोग सब उस एज के उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहां हमारी जरूरतें अब धीरे धीरे कम ही होंगी, लेकिन अगर हमें चिंता है तो अपने युवा बच्चों की चिंता है। हमारी पीढ़ी, युवा पीढ़ी जो पढ़ाई पूरी कर रही है, आगे बढ़ रही है, उन्हें आने वाले वक्त में कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही। जहां तक पढ़ाई की बात है, हरियाणा में तकरीबन सभी विश्वविद्यालयों की, मेडिकल कॉलेजेस की, आईआईटीज की, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फीस कई गुना बढ़ा दी गई है। गरीब का बच्चा अगर एडमिशन भी ले लेगा तो उससे फीस नहीं भरी जाएगी। इसका एक ही एक मतलब है कि ज्यादातर बच्चों को कम पढ़ा लिखा रखा जाए। जो पढ़ भी लिख जाएंगे, आगे रोजगार का कोई साधन नहीं है, परमानेंट कोई नौकरी नहीं निकल रही। हरियाणा सरकार लेके आई है कौशल निगम, जिसमें ठेके के कर्मचारी की तरह नौकरी दी जाती है, जिसमें ना कोई योग्यता देखी जाती, ना रिजर्वेशन देखी जाती, ना कोई परमानेंट नौकरी है, ना कोई उसकी पेंशन है, ना कोई पॉलिसी है। और हमारे यहाँ के बच्चे तो बड़े गर्व से फौज में जाया करते थे और फौजी जब छुट्टी आता था तो गांव में कहते थे भाई फौजी छुट्टी आया है। आज इन्होंने उसका मजाक बना के रख दिया अग्निवीर लाके। यहाँ अग्निवीर की बहुत बातें होती हैं। अग्निवीर के खिलाफ दीपेंद्र ने संसद में बहुत जोर से आवाज उठाई, एक बार नहीं कई बार उठाई। ऐसी नौबत आ गई कि इस सरकार ने जब दीपेंद्र संसद में बोलने खड़ा होता था, उसका माइक बंद कर देते थे। ये ऐसी अहंकारी और दमनकारी सरकार है। ये सुनना भी नहीं चाहते, किसी की बात को सुनना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि ये अहंकारी और तानाशाही की सरकार है। लेकिन ये कांग्रेस का वायदा है, जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आए, अग्निवीर उसी दिन समाप्त कर दी जाएगी। रेगुलर भर्ती शुरू की जाएगी, पहले की तरह रेगुलर भर्ती शुरू की जाएगी। हम एक मजबूत फौज चाहते हैं। क्या सुनते थे हम पिछले 10 साल से कि देश इन्होंने मजबूत करा। मैं अक्सर सुनती थी, कुछ युवा बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि जी ये इस सरकार ने, इस प्रधानमंत्री ने देश को मजबूत किया। ये फौजी याद दिलाएंगे किसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, किस फौज ने किए थे? इंडियन आर्मी ने किए थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 65, 71 सारे युद्ध यहाँ बैठे हुए लोगों को याद हैं, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी भूल गई। कहती है नहीं, पहले देश कमजोर सा था, मजबूत तो इन्होंने बनाया है। अगर इन्होंने मजबूत देश बनाया होता तो आज पुलवामा के दोषी जेल में होते। इनसे जवाब मांगिए, कैसे आरडीएक्स से भरी हुई गाड़ी गई और हमारे फौजियों को उड़ा गई। अरे जब फौजी बॉर्डर पे लड़ता है, दुश्मन की गोली से मरता है, कहीं ना कहीं उसके माँ बाप, उसकी पत्नी कहते हैं बॉर्डर पे शहीद हुआ, लड़ते हुए मरा, दुश्मन से लोहा लेते हुए लड़ा, दुश्मन को मार के मरा। ये तो बंद गाड़ी में मर गए बेचारे। किसकी गलती थी? उनकी गलती
गलती नहीं थी, ये हमारे पूरे देश की गलती है। उस गलती में हम भी शामिल हैं, क्योंकि सरकार को बनाने वाली आम जनता है। जनता ने ऐसी सरकार को वोट देके बनाया जो आज तक उस आरडीएक्स की गाड़ी कैसे वहां पहुंची, उन दोषियों को ढूंढ नहीं पाई, सजा नहीं दे पाई। ये कमजोर सरकार की निशानी है, मजबूत सरकार की नहीं निशानी है। मैं आज यहाँ आपके आगे कुंजियन और एक सैनिक परिवार बैठा है, मैं भी सैनिक परिवार से संबंध रखती हूँ और मेरे पति कुंजियन परिवार से हैं। मैं आप लोगों के आगे एक बात कहती हूँ, मैं आपसे वोट की अपील करने नहीं आई, मैं आपसे अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए अपील करने आई हूँ। आप ये लड़ाई लड़िए। जब आप बॉर्डर पे खड़े होकर पाकिस्तान को उसका मुंह दिखा सकते हैं, ये क्या चीज है। एक एक गांव, एक एक बूथ में अगर आप योद्धा बन के खड़े हो गए तो कोई ताकत नहीं जो इनको वापस राज में आने दे। इस सरकार को उखाड़ फेंकिए, उसी में आपका भविष्य सुरक्षित है, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। और जनरल संधू ने ओआरओपी की बात की, जो भी विसंगतियां हैं, इन भाइयों के साथ कोई कमी ना रहने पाए। अगर आप लोगों की में कमी रह जाए तो आप लोग सिर झुका लेना, इनकी कमी नहीं रहनी चाहिए। ये वो हैं जो आगे होके लड़ते हैं, हम आपके साथ हैं, उसमें कहने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं। ये लड़ाई लड़िए आप, इसे एक चुनाव मान के मत लड़िए। ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है। जिंदगी किसकी? हमारे युवा बच्चों की। मौत किसकी? उनके सपनों की, उनके भविष्य की। इस लड़ाई को एकजुट होकर लड़िए। सभी आपस की बातें भूल जाइए। ये कोई बात ही नहीं है कि कौन कोसली से आया है, कौन महेंद्रगढ़ से आया है। हमें एकजुट होना पड़ेगा। हमें सारी की सारी सीटें जीतनी है। हमें इनका राज उखाड़ के फेंकना है। हमें ऐसी सरकार लानी है जो सरकार हर वर्ग की बात को सुने, उसका सही समाधान निकाले। हरियाणा वासियों ने तो देखा होगा, हमारी आंगनवाड़ी में काम करने वाली बहनें, मेरी बेटियां, आशा वर्कर मेरी बेटियां, आज वो इस प्रोग्राम में नहीं है। कभी उनसे उनका दर्द पूछना, सिर्फ अपनी डिमांड लेके चंडीगढ़ तक जाना चाहती थी। ऐसा लाठी चार्ज किया, ऐसा अत्याचार किया हमारे बेटियों के साथ। ओलंपिक मेडल जीत के आई हुई हमारी बेटियां जंतर मंतर पे बैठी थी। अरे अपनी डिमांड ही तो रख रही थी, इतना ही तो कह रही थी कि किसी के खिलाफ चार्जेस हैं, आप उसका केस कर लीजिए। अब भी तो हाई कोर्ट ने वो केस दर्ज कर लिया, लेकिन वो महीनों बैठी रही। दिल्ली पुलिस ने सड़क पे घसीट के उनको मारा। भूल जाएंगे क्या आप? वो अपनी बेटियों के अपमान का बदला लीजिए। सारे गांव के सरपंच इकट्ठे हो गए थे अपनी डिमांड लेके। अरे डिमांड पूरी करना ना करना बहुत बाद में आता है। पहला फर्ज क्या होता है एक चुनी हुई सरकार का, कि कोई डिमांड लेके आया उसकी सुने तो सही, वो कहना क्या चाहता है, कहाँ जाएगा वो अपनी डिमांड लेके। ये सुनते नहीं, पहले ये लाठी चार्ज करते हैं। किसान बैठे रहे 1.5 साल बॉर्डर्स पे, 750 किसान मारे गए, बात नहीं सुनी। ये ऐसी सरकार है जो अपने अहंकार में डूबी हुई है, तानाशाही करना चाहती है, प्रजातंत्र को खत्म करना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है। जो संविधान हमारे देश के पूर्वजों ने बनाया था, उन पूर्वजों ने बहुत सोच समझकर एक इतना बड़ा देश जो आजाद हुआ था, जो गरीबी की कगार पे था, जिसे ब्रिटिशर्स लूट के ले गए थे, उन्होंने संविधान बनाया, इस देश को ऐसी मजबूत नींव दी थी कि आज ये देश बहुत मजबूत देशों में है। और उस देश की बागडोर जिस दिन संभाली, कहने लगे 70 साल उन्होंने कुछ नहीं किया। उनसे पूछो ये इतना बड़ा देश कैसे खड़ा हो गया। ये सब बातें हमें अपनी युवा पीढ़ी को भी समझानी होंगी, क्योंकि वो थोड़े भ्रमित हो जाते हैं। आजकल के बच्चे ज्यादा ये टेलीफोन इसी पे देखते रहते हैं, मैसेजेस आप भी देखते होंगे। बच्चे तो क्या, हमारे अब तो लुगाई भी देखे सारा दिन। मैं देखूँ गाँव में जाऊँ ना, वे भी खाली टाइम में इस पे खबर देखें। और भाई टेलीविजन सारा इनकी खबर दिखाते हैं, फोन पे सारी इनकी बातें चलती हैं, तो हमारे बच्चों को कहाँ असलियत पता लगेगी। तो मैं जब ये बात किसी से कह रही थी तो कोई कहने लगा, जी जब टीवी भी आपकी खबरें नहीं दिखाता, टेलीफोन पे भी आपके मैसेज नहीं आते, तो कैसे लड़ोगे ये लड़ाई। मैंने उनको जवाब दिया, जब ये देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस जमाने में इस देश में ना टीवी थे, ना रेडियो थे, ना ट्रांजिस्टर थे, ना मोबाइल फोन थे, ना लैंडलाइन फोन थे। क्रांति
क्रांति तब भी हुई, लड़ाई तब भी हुई जब आदमी दिल से निकलता है घर से लड़ाई लड़ने, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती। उनके पास पैसे की ताकत है, हमारे पास सच्चाई की ताकत है। उनके पास मीडिया की ताकत है, हमारे पास आप जैसे लोगों की आवाज की ताकत है। हम उनसे किसी चीज में कम नहीं है। मुझे विश्वास है जब ये सैनिक परिवार हमारा साथ देगा, हम ये लड़ाई लड़ेंगे नहीं, हम ये जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। मेरे साथ एक बार जोर से आप भारत माता की जय कीजिए। लेकिन भारत माता की जय उस दिन होगी जिस दिन देश पे ऐसे लोग राज करेंगे जो इस देश में रहने वाले हर आदमी को बराबर का मान सम्मान दे, उनको एक खुशहाल जिंदगी दे। भारत माता की